नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नक्टर्नल एन्यूरिसिस के बारे में, यानी कि बेड वेटिंग। कुछ बच्चे जो कि रात को सोते समय कपड़ों में पेशाब कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं बेड वेटिंग या नक्टर्नल एन्यूरिसिस। दोस्तों, बच्चे के अंदर जो ब्लैडर कंट्रोल है, यानी कि यूरिन को होल्ड करने की जो पावर है, करीब 2.5 से 3 साल की उम्र में डेवलप हो जाती है। और उसके बाद कुछ बच्चों के अंदर 5 साल की उम्र तक डेवलप होती है। 5 साल तक तो कुछ बच्चे 2.5 3 साल के बाद पेशाब करना, बिस्तर के अंदर पेशाब करना बंद कर देते हैं, और कुछ बच्चे 5 साल तक कर पाते हैं। तो ये सब एक नॉर्मल फिनोमिनॉन है। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर 5 साल की उम्र के बाद भी बेड वेटिंग हो रही हो, और सप्ताह में करीब 2 से 3 बार बेड वेटिंग हो रही हो, और करीब 3 महीने तक लगातार बेड वेटिंग हो रही हो, तब हम इसे नक्टर्नल एन्यूरेसिस की डायग्नोसिस बनाते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है बच्चे के अंदर जो ब्लैडर कंट्रोल है बचपन से ही कभी डेवलप नहीं हो पाया, हमेशा से वो कपड़ों में पेशाब करता है। कभी ऐसी कोई फेज नहीं आई कि उसने ये बेड वेटिंग करना रोक दिया हो, हमेशा हमेशा से वो बेड वेटिंग करता है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, खासकर न्यूरोलॉजिकल कारण ज्यादा होते हैं। स्पाइन में, ब्रेन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई एनोमली हो, डेवलपमेंटल डिले हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। सेकेंडरी एन्यूरेसिस का मतलब है बच्चे के अंदर ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो गया था, वो बेड वेटिंग नहीं करता था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उसके अंदर बेड वेटिंग स्टार्ट हो गई। पहले ठीक था, अब वो पेशाब करने लगा, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, जिसके कई कारण होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है साइकोलॉजिकल या इमोशनल कंपोनेंट। यानी बच्चे के जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई बात घर कर चुकी होती है, कोई स्ट्रेस होता है, उसके कारण से होता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कुछ बच्चों में ब्लैडर इतना छोटा होता है जो जल्दी भर जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर भी हो सकता है। कुछ बच्चों में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो, उनमें हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में हो सकता है। एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर जो सीजर के मरीज होते हैं, मिर्गी के मरीज, वो जब रात को सोते हैं तो नींद के अंदर उनके अंदर सीजर एक आ जाता है, तब भी कपड़ों में पेशाब निकल जाता है। तो इसलिए हमें कुछ मरीजों की ईईजी भी करवानी होती है, ये देखने के लिए कि कहीं उनको सीजर के मरीज तो वो नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो उनके अंदर भी कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा पेशाब हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेस सबसे मोस्ट कॉमन कारण है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, उनके घर में ऐसा माहौल होता है कि माँ-बाप आपस में लड़ते हैं, तो बच्चों पर बुरा फ़र्क पड़ता है। या फिर घर में कोई नया मेंबर आए हो, जो बच्चा पेशाब करता है, उसका छोटा भाई या छोटी बहन ने जन्म लिया हो, तो माँ-बाप का सारा टेंशन उस छोटे की तरफ चला गया हो, तो बच्चे को लगता है कि मुझे जो प्यार मिल रहा था वो डिवाइड हो चुका है। उस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, माँ-बाप बहुत डोमिनेंट नेचर के होते हैं, बच्चे को बात-बात पर डाँटते हैं, मारते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। कई बार स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, उनके जो टीचर होते हैं काफ़ी रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, जो बच्चे को काफ़ी डाँटते हैं या फिर पनिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर बच्चों के साथ जो कलीग्स हैं, उसके उनके दोस्त हैं, वो बच्चे को तंग करते हैं, पीटने की धमकी देते हैं या फिर कमेंट्स मारते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर किसी बच्चे का फिजिकल सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर ये बेड वेटिंग के सिम्पटम्स डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पहलू की तरफ। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट की 3 पार्ट हैं, बिहेवियर थेरेपी, काउंसलिंग और फार्माकोथेरेपी। बिहेवियर थेरेपी के अंदर बच्चे से हम 1 टू 1 इंटरव्यू करते हैं कि उससे हम ये पता करते हैं कि उसके जीवन में ऐसा क्या स्ट्रेस है। हम उसे ढंग से इवैल्यूएट करते हैं, उसका जो स्ट्रेस का कारण है उसे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है या घर में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम, ऐसा कौन-सा हादसा उसके साथ हुआ है कि अचानक से उसने बेड वेटिंग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पेरेंट्स की काउंसलिंग का काफ़ी अच्छा रोल है। पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझाया जाता है कि आप अपने बच्चे को डाँटे ना, शाउट ना करें, उसे पनिश ना करें। और ख़ासकर समाज में ऐसा देखा गया है, एक बड़ा बुरा प्रचलन है कि जिनके बच्चे कपड़ों में पेशाब करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बड़े मज़ाक उड़ाते हैं, बताते हैं, देखो मेरा बेटा तो पेशाब करता है। इससे क्या होता है, बच्चे के दिलो दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो काफ़ी शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, समाज में जाना छोड़ देता है, स्कूल में जाना छोड़ देता है, अपने आप को पूरा इंट्रोवर्ट कर लेता है, आइसोलेटेड कर लेता है, जिससे उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम हो जाता है। और इसलिए बच्चा फिर स्कूल जाना भी कम कर देता है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाती है, तो उसके जो सारे सिम्पटम्स हैं और पहले से ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। तो दोस्तों, माँ-बाप को ये समझना चाहिए कि उन्हें बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, बल्कि बच्चे को उन्हें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है, उन्हें रिवार्ड देना है। जब भी बच्चा
करीब 7-8 दिन, एक पूरे सप्ताह पेशाब रोक कर दिखाए, मतलब बेड वेटिंग ना करके दिखाए, तो उसे आप रिवार्ड दें, कोई भी गिफ्ट दें, टॉफी दें, चॉकलेट्स दें या कुछ भी इनाम दें। और अगर बच्चा इससे भी लंबे पीरियड जैसे कि 1 महीने तक के लिए बेड वेटिंग नहीं करता है, तब आप उसे और बड़ा इनाम दें। इस प्रकार से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से उसे एक मोटिवेशन मिलता है और बेड वेटिंग ना करने की जो ये प्रोसेस है उसे वो आगे कंटिन्यू कर पाता है। इसके अलावा एक होता है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे की जो अंडरवियर है उससे या फिर बच्चे की जो डायपर है उससे अलार्म को अटैच कर दिया जाता है, और जैसे ही रात को बच्चा सुसु करता है तो सुसु की जो पहली ड्रॉप है जैसे ही अलार्म पर पड़ती है उसका बजर बज जाता है, बच्चे की आंख खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि यूरिन आने वाला है, वो टॉयलेट तुरंत जाकर बाथरूम कर लेता है। तो इसके रेगुलर यूज से भी बच्चे में ये प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो पेरेंट्स को समझने चाहिए कि जब भी आपका बच्चा सोने जाए उसे सोने से जस्ट पहले पेशाब करवा के सोएं, और सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी लिक्विड फ्लूइड जैसे कि पानी, जूस, चाय, कॉफी कुछ भी ना दें। और रात को एक उसका वॉच करें कि ये आखिर किस समय बेड वेटिंग करता है, जैसे कि 1 बजे, 2 बजे। मान लीजिए आपका बच्चा 2 बजे के आसपास बेड वेटिंग करता है, तो आप 1:30 बजे का अलार्म लगाएं और 1:30 बजे बच्चे को नींद से एकदम झकझोर कर उठाएं, अच्छे से नींद से उठाएं, फिर उसे बाथरूम करने भेजें। और रेगुलर ये प्रैक्टिस करीब 3 से 6 महीने तक अगर आप करेंगे तो उसके अंदर इस हैबिट का रिवर्सल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उसका कुछ टिप्स। अब इसके अलावा अगर इन सब मेजर के बाद भी बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, बेड वेटिंग कंटिन्यू चल रही है, तो आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जिसके अंदर हम देते हैं ऑक्सीब्यूटिनियन ड्रग्स दी जाती है, जो कि 2.5 मिलीग्राम की डोज से स्टार्ट की जाती है, और वीकली इसकी डोज बढ़ाते हैं। बच्चों में मैक्सिमम 5 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो ड्रग आती है वो होती है इमिप्रामिन 25 मिलीग्राम, जो कि एक एंटी डिप्रेशेंट है, जो हम बच्चों में देते हैं, जो करीब 3 से 6 महीने तक हमें देनी होती है रात के समय। इसके अलावा एक डेस्मोप्रेसिन ड्रग भी आती है, जो कि ओरल फॉर्म में और नेजल स्प्रे दोनों के फॉर्म में आती है, लेकिन ओरल फॉर्म ही ज़्यादा दी जाती है क्योंकि नेजल स्प्रे के थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या एंटी मस्केरिनिक ड्रग्स भी दी जा सकती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कोई बड़ी भारी बीमारी नहीं है। अगर आप रेगुलर इसको ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगता है कि पहले बच्चा ठीक था, अब बच्चा थोड़ा अचानक से उसने करना शुरू कर दिया है, तो आपको किसी के पास नहीं जाना, तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से कांटेक्ट करें, उससे बात करें। वो आपके स्ट्रेस को इवेल्युएट करेगा, बच्चे के स्ट्रेस को इवेल्युएट करेगा, उसके हिसाब से आपको कुछ टिप्स देगा, मेडिसिन देगा, और आप आराम से 3 से 6 महीने के अंदर अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण है तो आप किसी न्यूरो सर्जन से मिलें, यूरोलॉजिस्ट से मिलें, किसी भी जनरल सर्जन से भी मिल सकते हैं ओपिनियन के लिए, तो आपको सही गाइड कर देंगे। अगर कई बार इस केस में सर्जिकल प्रोसेस भी होती है, तो उसके लिए भी आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, यूरो सर्जन से मिलें, तो आपको अच्छे से इसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो स्ट्रेस इंड्यूस ही होता है, तो आपको किसी डॉक्टर से ना मिलने की बजाय सिर्फ एक मनोचिकित्सक से मिलना है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये था नॉकटर्नल एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग। इसके हमने आज सिम्टम्स की बात की, इसके कारणों की बात की और इसके ट्रीटमेंट की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।